हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। जैसा कि हर दिन हम लोग देखते हैं, झारखंड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को व्याख्या के साथ और कुछ करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में। और सेशन में एक मैं अभ्यास प्रश्न भी पूछता हूं, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं और जिसका जवाब बता सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके व्याख्या को भी देखेंगे और इसके सही उत्तर को भी जानेंगे। और सेशन के अंत में झारखंड से रिलेटेड कुछ ही स्टैटिक जीके के प्रश्नों को भी देखेंगे व्याख्या के साथ। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन को। और शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। और यह प्रश्न था, झारखंड सरकार ने टीबी उन्मूलन यानी टीबी इरेडिकेशन के लिए किस वर्ष को लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन ए दिसंबर 2023, ऑप्शन बी दिसंबर 2024, ऑप्शन सी दिसंबर 2025 अथवा ऑप्शन डी दिसंबर 2030। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी दिसंबर 2024, यानी 2024 झारखंड सरकार ने लक्ष्य रखा है झारखंड में टीबी उन्मूलन के लिए। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। झारखंड सरकार ने दिसंबर 2024 को अपना लक्ष्य बनाया है टीबी उन्मूलन के लिए। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है 2025 को। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने अलग अलग देश अपने स्तर पर टीबी उन्मूलन के लिए कार्य कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह है 2030। झारखंड में टीबी मरीजों की संख्या की बात करें तो यह लगभग 57-58 हज़ार है। और वर्तमान में झारखंड में टीबी उन्मूलन के लिए कार्य योजना तैयार कर ससमय कार्य करने के लिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है। वहीं सभी जिलों में झारखंड के टीबी के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही पंचायतों को टीबी मुक्त करने के लिए काम दिया गया है। वहीं 10 टीबी मुक्त पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा और प्रथम 10 टीबी मुक्त पंचायत के प्रतिनिधियों को राज्य सरकार द्वारा इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं नए प्रश्नों को झारखंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत। और आज का पहला नया प्रश्न है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले ईस्ट जोन के शहरों में झारखंड के किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी जमशेदपुर अथवा ऑप्शन डी रांची। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी रांची। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट में ईस्ट जोन में झारखंड को 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2022 में ईस्ट जोन के शहरों में रांची को नंबर 1 स्थान हासिल करने में सफलता हासिल हुआ है। और यह 10 लाख से अधिक आबादी वाले ईस्ट जोन के शहरों में यह स्थान हासिल हुआ है। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में भुवनेश्वर को पहला स्थान हासिल हुआ है। 25 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2022 का परिणाम घोषित किया और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रांची स्मार्ट सिटी को सम्मानित किया जाएगा। आइए अब देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। और आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, जमशेदपुर में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन प्लांट के लिए 25 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने MOU पर हस्ताक्षर कर दिया है। यह प्लांट किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन ए TCIL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन बी TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन सी TRF ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड अथवा ऑप्शन डी TCPL क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड होगा इस हाइड्रोजन ईंधन प्लांट का नाम, जिसे जमशेदपुर में लगाया जा रहा है। अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आपको बता दें कि कंपनी का तो ये नाम होने वाला है TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और यह टाटा मोटर्स लिमिटेड और टाटा कमिंस लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम होगा। जमशेदपुर में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन प्लांट के लिए 25
अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने MOU पर हस्ताक्षर कर दिया है। आपको बता दें कि विश्व में पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट यानी हाइड्रोजन ईंधन प्लांट जर्मनी में लगाया गया है और दूसरा भारत में लगाया जा रहा है और यह स्थान है जमशेदपुर। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ दिनों पहले यानी 28 जुलाई 2023 को इसके लिए मंजूरी भी दे दी थी, जिसमें अब 25 अगस्त को MOU पर हस्ताक्षर भी कर दिया गया है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। इसके लिए कुल 354.28 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसका फ्यूल कैपेसिटी यानी ईंधन क्षमता की बात करें तो हाइड्रोजन ईंधन की क्षमता अन्य ईंधन जो वर्तमान में है उसकी अपेक्षा यह ईंधन ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है। यह सस्ता और हल्का भी होगा। पेट्रोल डीजल की तुलना में हाइड्रोजन इंजन बेहतर विकल्प साबित होगा और वर्तमान में प्रदूषण का स्तर लगभग 90% तक इस ईंधन के द्वारा कम किया जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन इंजन की क्षमता अन्य ईंधनों के मुकाबले अधिक है। वहीं झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 के संबंध में बात करें तो उद्योग नीति झारखंड की जो 2021 में लागू की गई है उसके तहत इस प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, झारखंड पुलिस में कार्यरत अधिकारी और सामान्य पुलिसकर्मियों की किसी दुर्घटना में मौत पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा परिजनों को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी? ऑप्शन ए 10 लाख रुपए, ऑप्शन बी 25 लाख रुपए, ऑप्शन सी 50 लाख रुपए अथवा ऑप्शन डी 55 लाख रुपए। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 50 लाख रुपए। यानी झारखंड के पुलिस डिपार्टमेंट और SBI के द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया है, जिसके तहत किसी भी पुलिसकर्मी की, चाहे वो अधिकारी हो या सामान्य पुलिसकर्मी, उसके लिए 50 लाख रुपए परिजन को मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। आपको बता दें कि SBI द्वारा परिजनों को 50 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा स्थायी या पूर्ण विकलांगता पर भी 50 लाख रुपए मिल सकेंगे। वहीं प्लेन दुर्घटना में पुलिसकर्मी की मौत पर उनके आश्रित परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसको लेकर झारखंड पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच पुलिस सैलरी पैकेज के तहत एक MOU किया गया है। इसके अलावा इसमें आपको बता दें कि MOU के अनुसार राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित 2 बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अतिरिक्त 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं 2 बेटी की शादी के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक दिए जाने का प्रावधान इस एग्रीमेंट के तहत यानी MOU के तहत किया गया है। वहीं नक्सली हिंसा उग्रवादी अपराधियों द्वारा किए गए हमलों में अगर कोई पुलिसकर्मी शहीद होता है तो आश्रित को अतिरिक्त 10 लाख रुपए मिलेंगे, जो 50 लाख रुपए के अतिरिक्त होगा। वहीं MOU के तहत SBI की ओर से सभी पुलिसकर्मियों को रुपे प्लेटिनम कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा और इसके तहत भी दुर्घटना होने पर किसी भी व्यक्ति को यानी किसी भी पुलिसकर्मियों को 10 लाख रुपए अतिरिक्त बीमा कवर के भी तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह है दोस्तों झारखंड के पुलिस डिपार्टमेंट और SBI के बीच के एग्रीमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किन कंपनी या कंपनियों का मिशन चंद्रयान 3 के सफल सॉफ्ट लैंडिंग में बहुत बड़ा योगदान रहा है? ऑप्शन ए मेकन, ऑप्शन बी HEC, ऑप्शन सी टाटा या उपरोक्त सभी यानी ऑल द अबव। इसका सही उत्तर होगा यानी मेकन, HEC और टाटा, इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है मिशन चंद्रयान 3 के सफल सॉफ्ट लैंडिंग में। आइए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑल द अबव। भारत के मिशन चंद्रयान 3 के सफल सॉफ्ट लैंडिंग में झारखंड की राजधानी रांची का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रांची की 2 संस्थाओं मेकन और HEC ने लॉन्चिंग पैड को डिज़ाइन किया है, जबकि टाटा के जमशेदपुर यूनिट में कुछ उपकरणों का निर्माण किया गया है। इसरो के लिए सबसे बड़े लॉन्चिंग पैड GSLV को मेकन ने तैयार किया है। इसके उपकरण रांची और टाटा में बने हैं। वहीं मेकन ने इसके कंसेप्ट से लेकर कमीशनिंग तक का पूरा काम किया है।
यह पहला मौका है जब भारत में रॉकेट के लॉन्च करने के लिए लॉन्चिंग पैड का निर्माण किया गया है। इसके पहले यह लॉन्चिंग पैड बाहर से मंगाया जाता था। इसके लिए मेकन के 50 इंजीनियर्स की कोर टीम ने काम करना शुरू किया था और प्रोजेक्ट को सफल बनाया है, और इसका ही रिजल्ट है कि चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हो पाया है चंद्रमा पर। अब देखते हैं अगले प्रश्न को, और यह प्रश्न नंबर 5 है। झारखंड में कितने जिलों में जिला स्तरीय नियुक्तियों में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन दिए जाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 11 अथवा ऑप्शन डी 24। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 7 जिलों में रिजर्वेशन दिया जाएगा ओबीसीज को स्थानीय स्तर पर स्तरीय नियुक्ति में। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में जिला स्तरीय नियुक्तियों में ओबीसीज के रिजर्वेशन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। वैसे 7 जिलों में जहां पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का आरक्षण जिला स्तरीय नियुक्तियों में शून्य था, वहां ईडब्ल्यूएस के 10 कोटे में इन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। और ये जो 7 ज़िले हैं जहां इन्हें लाभ मिलेगा वह 7 ज़िले हैं लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, दुमका और लातेहार। और मार्च 2023 में सरकार ने जिला स्तरीय नियुक्तियों के आरक्षण संबंधी आदेश जारी किए थे। उसके बाद यह नया निर्णय आया है झारखंड सरकार के द्वारा। आइए दोस्तों, अब बारी है वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ करंट अफेयर्स को जान लेने की, और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है बीपीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? इसका उत्तर होगा, यानी इसका फुल फॉर्म है बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों यह जो प्रोजेक्ट है ये चलाया गया है गढ़वा और लातेहार में, जहां नक्सल मुक्त किया गया है गढ़वा और लातेहार को, और वहां 100 करोड़ रुपए का योजना यानी प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जिसका नाम है बीपीडीपी यानी बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक व सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है कुल 44 लोगों को पुलिस पदक और सेवा पदक दिया गया है जो झारखंड के पुलिसकर्मी हैं। 15 अगस्त 2023 को झारखंड पुलिस के कितने पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है? और इसका उत्तर है राष्ट्रपति पुलिस पदक से 17 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का आयोजन क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया की ओर से झारखंड में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका उत्तर है इसका आयोजन किया जा रहा है मोराबादी मैदान रांची में। अगला प्रश्न है झारखंड मंत्रिमंडल में कितनी महिला मंत्री हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों इसका उत्तर है दोस्तों 2, यानी वर्तमान में 2 महिला मंत्री हैं। झारखंड में कुल 11 मंत्री हैं मंत्रिमंडल में, जिसमें 2 महिला मंत्री हैं। एक पहले से हैं जोबा मांझी जो महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री हैं, और दूसरी मंत्री हैं बेबी देवी जिन्हें हाल ही में शपथ दिलाया गया है, और बेबी देवी उत्पाद और मद्य निषेध विभाग देख रही हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में महिला संसद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 3। वर्तमान में झारखंड से कुल 3 महिला सांसद हैं। एक महिला सांसद हैं राज्यसभा से जो है महुआ माझी, और यह झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा की सदस्य हैं जो महिला सांसद हैं, और 2 लोकसभा में सांसद हैं। एक है अन्नपूर्णा देवी और दूसरा गीता कोड़ा। अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो ये कोडरमा से सांसद हैं बीजेपी के, और वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं। और गीता कोड़ा की बात करें तो यह सिंहभूम क्षेत्र से सांसद हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सांसद यानी एमपी हैं झारखंड से। इस तरह झारखंड में कुल 3 महिला सांसद हैं, एक जेएमएम से राज्यसभा के लिए और 2 लोकसभा के लिए, क्रमशः भाजपा और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। आइए अब बारी है दोस्तों अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है जे ईरानी जिनका निधन कुछ दिनों पहले हो गया किस कंपनी से जुड़े रहे थे? ऑप्शन ए इंडियन एल्युमिनियम लिमिटेड, ऑप्शन बी बीएसएल बोकारो, ऑप्शन सी टाटा स्टील अथवा ऑप्शन डी उषा मार्टिन।
इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट में करके बता सकते हैं, जिसका जवाब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे व्याख्या के साथ। आइए अब देखते हैं झारखंड से रिलेटेड स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को। और इसके तहत आज का प्रश्न है, झारखंड में किस वर्ष सरस्वती योजना की शुरुआत की हुई थी या की गई थी? ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2014, अथवा ऑप्शन सी 2017, अथवा ऑप्शन डी 2019। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 2014 में सरस्वती योजना की शुरुआत की गई थी। उस समय मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन। आइए दोस्तों इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानते हैं। इसका शुभारंभ किया गया था 10 जून 2014 को और इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है श्रम विभाग द्वारा। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में श्रमिक हैं, यानी विनिर्माण क्षेत्र में जो श्रमिक हैं, तो श्रमिकों को बालिकाओं के उत्थान के लिए वित्तीय लाभ पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि वो अपनी बालिकाओं की शिक्षा या उनके शादी ब्याह में जो रकम इससे मिलेगा उसका प्रयोग या उपयोग कर सके। लाभार्थी की बात करें बेनिफिशियरी की, तो विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े पंजीकृत मजदूर यानी जो रजिस्टर्ड मजदूर होंगे उन्हें ही इसका लाभ मिल पाएगा। पंजीकृत मजदूर के घर में जन्म लेने वाली बेटी के नाम पर 5,000 रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट सरकार करती है और 5 वर्षों तक 5,000 रुपये उसके फिक्स डिपॉजिट में डाला जाता है। और जब बच्ची 18 वर्ष की आयु की हो जाती है तो उसे 1 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है और इस राशि को वह व्यक्ति बालिका के शिक्षा के लिए या विवाह के लिए इसका प्रयोग कर सकता है। और यही है सरस्वती योजना, जिसे 2014 में शुरू किया गया था विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए और विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के बालिकाओं के लिए, जिसके तहत फाइनली लड़की के बालिग होने पर 1 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है। अब देखते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में ट्रेडिशनल अफेयर्स के प्रश्नों को, इसे भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में किस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है? इसका उत्तर है अभ्रक मूलक मिट्टी। जैसा कि आपको पता होगा झारखंड में कुल 6 प्रकार की मिट्टी मिला करती है, जिसमें एक प्रकार है अभ्रक मूलक मिट्टी। यह विशेष तौर पर कोडरमा वाले क्षेत्र में मिलती है, कोडरमा हजारीबाग में। आपको बता दें कि अभ्रक के खान के अपक्षयन से या फिर इरोजन से उसके आसपास के एरिया में जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे ही अभ्रक मूलक मिट्टी कहते हैं। यह कृषि के योग्य बहुत अच्छा नहीं माना जाता है और झारखंड में कोडरमा और हजारीबाग में होता है और इसमें कुछ अंश बालू का भी मिलता है। दूसरा प्रश्न है, झारखंड में पीएमसीएच कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है धनबाद। आपको बता दें कि पीएमसीएच का फुल फॉर्म है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो धनबाद में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। इसके अलावा जो झारखंड सरकार के द्वारा संचालित 2 अन्य मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो एक है रिम्स, जिसका फुल फॉर्म है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो कि रांची में स्थित है, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी, और एक जमशेदपुर में है जिसे हम एमजीएम कहते हैं, महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से इसे जाना जाता है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम आयुर्वेद कॉलेज कहाँ स्थित है? यह स्थित है दोस्तों लोहरदगा में और जिसका नाम है राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जो कि लोहरदगा में स्थित है। यह झारखंड का पहला आयुर्वेद कॉलेज है। अगला प्रश्न है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है हड़िया दारू के निर्माण और बिक्री से जुड़ी झारखंड के ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित करना, यानी उसका पता लगाना और उन्हें सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना फूलो झानो आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसे शुरुआत किया गया था दोस्तों 29 दिसंबर 2019 को, यानी जब झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई बनी थी। उसी के बाद तुरंत इस योजना की शुरुआत की गई थी, फूलो झानो आशीर्वाद योजना।
और उद्देश्य इसका है हड़िया दारू के निर्माण में कोई भी महिला अगर कार्यरत है या फिर उसमें कार्य कर रही है तो वैसे लोगों को चिन्हित करना और उसे सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना इसका उद्देश्य है। और अगला प्रश्न है नवजीवन अभियान का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य भी दोस्तों फूलो झानो आशीर्वाद योजना से ही जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना के लिए ही नवजीवन अभियान चलाया गया था, यानी नवजीवन मिशन चलाया गया था, या इसे कह सकते हैं मिशन नवजीवन था। हड़िया दारू निर्माण और बिक्री में लगी महिलाओं को चिन्हित करना यानी पता लगाना इसका अभियान का मुख्य उद्देश्य था और इस अभियान को चलाया गया और इसके तहत 15,000 ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया गया जो हड़िया दारू के निर्माण में कार्यरत थी या इंगेज थी, और उन्हें अब मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और यह ट्रेनिंग दिया जा रहा है दोस्तों, आपको बता दें JSLPS के द्वारा, यानी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा। जैसा कि आपको पता है 15,000 लोगों को, ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया गया है और JSLPS इन महिलाओं को मनचाहा रोजगार के लिए प्रशिक्षण दे रही है और ऐसी महिलाएं वैकल्पिक रोजगार के तौर पर ट्रेनिंग ले रही है और स्वरोजगार या रोजगार के लिए आत्मनिर्भर हो रही है। आपको बता दें कि JSLPS जिसका फुल फॉर्म झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है, यह झारखंड में ऐसी संस्था है जो जीविकोपार्जन के लिए यानी लाइवलीहुड के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था है। किसी भी व्यक्ति को जो बेरोजगार है उन्हें यह प्रशिक्षण प्रदान करती है और आत्मनिर्भर बनाती है। यह है दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।